हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। जो हम डिटेल पार्ट देख रहे हैं उसी के एमसीक्यूज अध्यायवार या चैप्टर वाइज हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या है कि आप पहले डिटेल पार्ट को देखिए और फिर एमसीक्यूज को देखते रहिए, तो उससे जो है आप डिटेल देखोगे, आपको नॉलेज होगा, आप एमसीक्यूज लगा लोगे, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एक भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देता हूँ, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपके यूपीएससी लेवल के, एसएससी, पीएससी, मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आईएएस यूपीएससी में आते हैं, और मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन हैं जो एसएससी में आते हैं। थोड़े से और एकदम बेसिक क्वेश्चन भी हैं जो अन्य एग्जाम में आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हैं। और जितने क्वेश्चन उस चैप्टर से मैक्सिमम बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि एमसीक्यूज की आप लोगों की बहुत डिमांड थी, तो इसलिए मैंने उसको जो है यहाँ पर चालू किया है सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड चीजें देखेंगे हम। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रस्तावना से रिलेटेड रहेंगे, मतलब अभी बेसिक ही शुरुआत के ही चल रहे हैं। प्रस्तावना, आर्टिकल, इन्हीं सब के क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला है हमारे पास कि संविधान के उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, ठीक है। तो में क्या वर्णित है? ऑप्शन पहला है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसा कि हमको पता है, आपने अगर संविधान हमारा वीडियो देखा होगा प्रस्तावना वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है हमारा सेकंड नंबर का। तो ये देखिए, देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, ये मूल संविधान यानी कि जो शुरुआत में बनाई गई थी उसमें। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, उसमें प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया, किसको? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इन सब शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। तो ये जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। इन डेटों को मैं इसलिए हर बार बताता हूं ताकि बिल्कुल आपको कंठस्थ याद हो जाए, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक, ठीक है, जो भारत है हमारा एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है क्या? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है? सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है? सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है? तो वैसे तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, तो पंथ निरपेक्ष सेकुलर का अगर मतलब की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है, निवास कर सकता है। मतलब एक किसी स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा कि नहीं यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे, यहाँ सिर्फ ईसाई ही रहेंगे, या किसी भी धर्म का कोई एक वो नहीं होगा। मतलब किसी भी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म में डिवाइड नहीं किया गया है। इसीलिए भारत जो है हमारा पंथ निरपेक्ष बोला गया है भारत को। यहाँ पर हर जाति के लोग निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि इसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। राज्य के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। मतलब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसको रहने की स्वतंत्रता भी रहेगी और उसके धर्म की आदर भी होगी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो पहली बार जो विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद वो हुआ था 1969 में। कब हुआ? 1969 में। गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र
ये बहुत हमने सुना है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था संविधान, उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को। तो गणतंत्र दिवस आखिर होता क्या है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है? तो अगर इसके आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आंसर यही है, चौथा वाला, राज्य या देश जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप में नहीं होगा। यानी कि जैसे कि यहां पर हम बात करें अपने राष्ट्रपति की, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया तो उसी के वंशानुगत, यानी कि एक राष्ट्रपति बना तो अगले उसका बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा, उसका बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा। इस तरीके से अगर ये प्रोसेस चलती जाए तो ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है। ये पद्धति कहां पे है? ब्रिटेन में है, ठीक है, वहां पर ये वंशानुगत चलता है। हमने कानून व्यवस्था वहीं से ली है, लेकिन इन सब चीजों को वहां से हमने हटा दिया है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है चौथा है। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। यही निर्वाचन पे आधारित, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। लेकिन ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां पर पद जो है वंशानुगत चलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की प्रमुख प्रस्तावना है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति। तो देखिए आस्था वर्ड हमारे प्रस्तावना में नहीं है। जिन्होंने प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लें, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे। विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, ये हो सकता है सही। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। आस्था चीज जो है, फिर से देखिए यहां पर आया आस्था भी उसमें नहीं है। विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा, तो देखिए आस्था यहां भी आ गया, तो ये भी गलत। यानी कि आस्था वर्ड जो है हमारे उसमें है ही नहीं संविधान में, तो ये तीन ऑप्शन कट गए। आंसर है आपका सेकंड नंबर वाला। पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में, ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए विचार भी था, धर्म भी था, अभिव्यक्ति भी था और उपासना भी था, बस आस्था नहीं था। तो की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई, जबकि आस्था शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है, ठीक है, वही जो मैंने शुरू में आपको बताया। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को बोलता है कि वह एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि राज्यों का संघ है भारत, अर्थात इंडिया। तो ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया भारत राज्यों का संघ कहा गया है, और संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के अर्थ में किया गया है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें भी ये लग सकता है, इसमें भी ये लग सकता है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे, और राष्ट्रपति में तो ये वाला हम अनुपातिक लगाते ही हैं, जो हमारा राष्ट्रपति का शासन है। देखिए प्रथम दो स्थिति, अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि शुरू के जो दो ऑप्शन है आपके, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और दो पार्टी सिद्धांत जहां पर विकसित है, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे इजराइल, ठीक है। फिर राष्ट्रपति व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इसी बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्र वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है?
भारत सरकार अधिनियम 1936, जर्मनी का वेइमर संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो कि पहला लिखित संविधान था, और कनाडा का संविधान। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सेकंड नंबर का। कौन सा? सेकंड नंबर का, जर्मनी का वेइमर संविधान। ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है जनवरी के वेइमर जो है संविधान से लिया गया। मेनली हमने पढ़ा था कि आपातकाल कहां से लिया गया है, तो यहाँ इन सब चीजों से हमने लिया था, तो उसके वेइमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरूबारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, या फिर केशवानंद भारती मुकदमा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है पहला वाला, सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? ऑप्शन देखिए। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मिशनरी ठप पड़ गई हो तो ले सकता है वो। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या ये सभी? तो इसके आंसर की बात करें तो ये सभी होगा। भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है। जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है वह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? ठीक है, कहां से ली है? भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? तो संघीय पद्धति की धारणा की अगर बात करें तो यह धारणा ली गई है कनाडा से। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा जो है कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली? कनाडा से ली हमने। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबंध नहीं था? मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा दल, कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड नहीं है? अनुसूचित जाति और संघ, ये तो था अनुसूचित जनजाति और जाति वाला। हिंदू महासभा हमने संविधान की कभी में सुना नहीं, हमने इस तरीका। कम्युनिस्ट पार्टी भी था। तो इसका आंसर है आपका बी वाला, हिंदू सभा रिलेटेड नहीं है संविधान सभा से। उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा के से संबंधित नहीं है, जबकि शेष अनुसूचित जाति संघ एवं कम्युनिस्ट पार्टी एक एक सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? न्यायिक परिवीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्ती, या उपयुक्त सभी? तो देखिए ये भी लिया गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, यानी कि न्यायाधीश और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाते थे इसको भी लिया गया है। इसका जो आंसर है वो है सभी, उपयुक्त सभी। मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वीक्षा जो है आपका, ये सभी चीज वहां से लिया गया। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उसका महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो देखिए जिन्होंने ये डिटेल पार्ट देखा होगा इस वीडियो का, मैंने बताया था उसमें कि कौन से देश से क्या लिया गया है, तो वो फिर इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते। जिन्होंने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप डिटेल पार्ट को जरूर देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है, यानी जो प्रजातंत्र है उसकी जड़ों को कैसे कर सकते हैं? साम्यवाद से, क्या आतंकवाद एवं विद्रोह से? देखिए कभी भी आतंकवाद या विद्रोह से कोई चीज साबित नहीं कर सकते, तो ये गलत। भाषाओं में विविधता, ये भी कोई वो नहीं है। भारतीय जीवन में बदलाव, ऐसा कोई हो नहीं सकता। आंसर बस बचा आपका साम्यवाद। साम्यवाद का यूज करके आप प्रजातंत्र की जड़ों को यहां पर समाप्त कर सकते हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण की बात करें तो उसमें कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा। ऐसा तो हिंदू सभा भी हमने देखा था, हिंदू महासभा। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहां से हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका की जो याचिका वगैरह दायर की जाती है उसकी बात की जा रही है, तो यह जो है यूएसए से स्टार्ट हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। PIL की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म। तो ये आपका नहीं है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है प्रस्तावना के भाग है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो देखिए, प्रशासनिक की बात करें तो प्रशासनिक जो है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? जनसंघ, उसके बाद यह है आपका स्वतंत्रता पार्टी और भारत का साम्यवादी दल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जनसंघ आई थिंक 1952 में था, स्वतंत्रता पार्टी 1959 में था, और आपका लगता है ये भारत का साम्यवादी दल 1925 या 26 के आसपास का है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है, यानी पहले। तो स्वतंत्रता कब मिली? 1947। उसके बाद का है, उसके बाद का है, तो ये तो कट गया आपका। बच गया कौन? थर्ड वाला होगा आंसर। देखते हैं आंसर। तो जनसंघ की स्थापना 1951, ये देखिए 51 में हुई है। ठीक। स्वतंत्रता पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1959 में हुई है, जबकि साम्यवादी दल की जो है वो 1925 में हुई है। तो यहां पे ये इसको 4 किया जाए, ये आंसर यहां पे गलत लिया जा रहा है। इसका आंसर सॉरी थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला इसलिए होगा क्योंकि भारतीय साम्य दल जो था 1925 में उसकी स्थापना हुई थी। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो, या संविधान का जो है विज्ञ हो। तो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, तो वो एक श्रेष्ठ नागरिक कहलाएगा। ठीक है। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना चाहिए? तो वो रहना चाहिए आपको 5 साल। 5 साल तक रहने के बाद आप भारत की नागरिकता लेने के पात्र हो जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें ली हैं जो डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर डिटेल क्या है? भारत के संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। भाग 2 5 से 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन करती है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। कितने बार संशोधन किया जा चुका है? 5 बार संशोधन किया जा चुका है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 है। यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में सूचित नागरिकता विनिमयों के अनुसार अब भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अब उसे भारत में कम से कम 5 वर्ष, ठीक है, कम से कम 5 जो है वर्ष, यानी कि प्रश्न काल में 7 वर्ष, ठीक है, प्रश्न काल में 7 वर्ष और कम से कम 5 वर्ष जो है यहां पर निवास करना पड़ेगा। ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, यानी किसी बाहर से आ रहा हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है तो इन दोनों देश के व्यक्तियों को भारत नागरिकता नहीं देता। अब नागरिकता उसको नहीं देता, लेकिन कैसे ले सकते हैं नागरिकता? अगर कोई
जैसे मान लीजिए इंडिया के किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान, मतलब इंडिया का कोई लड़का है, उसने पाकिस्तान के किसी लड़की से शादी की और उसको शादी करके इंडिया लाया, तब तो उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन ऐसे सोचे कि आके हम 12 साल रह ले और हमको नागरिकता मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता। तो दो देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऐसे देश है जिनके वहां के व्यक्तियों को हम या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सरकार, भारतीय सरकार, नागरिकता नहीं दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या इन सभी से? तो इसका आंसर होगा इन सभी से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की, दूसरी राज्य की। लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, लेकिन J&K में दोहरी नागरिकता होती है। आप जम्मू एंड कश्मीर के भी कहलाओगे और भारतीय भी कहलाओगे। जैसे कि कनाडा में भी दोहरी नागरिकता है, USA में दोहरी नागरिकता है, उस तरीके से। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बदलता है या कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री? तो नागरिकता की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। तो मेनली तो संसद है, लेकिन ऑप्शन में संसद नहीं था, इसलिए हमको आंसर क्या लगाना पड़ा? राष्ट्रपति। लेकिन जब संसद हो ऑप्शन में तो आप संसद ही लगाएंगे, जब तक आपके पास ऑप्शन, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह पे होता संसद, और चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री ना होता, इसकी जगह पे होता फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको दोनों लगाना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप संसद ही लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए जाते हैं यहां पर। ठीक है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बोलना, तो एकल नागरिकता, भारतीय संविधान एकल नागरिकता हमको प्रदान करता है। मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त को सुनिश्चित करना। तो मेनली जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसको आपको ये करता है। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नागरिकों को उन मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त या प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। जैसे हमारे मौलिक अधिकार तो ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। तो ये आर्टिकल ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, आपातकाल के दौरान, कर्फ्यू के दौरान भी ये आर्टिकल जीवित रहता है आप लोगों के लिए, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो क्या होता है आजकल, कोई भी प्रशासनिक विभाग आपसे कभी भी कहीं पे भी रोक के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर ले, तो उस समय आप उनको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है उनसे लिखित में कि आप हमारे आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हैं, आप हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता को आप छीन रहे हैं। इस तरीके से आप उनसे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज है। इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से पढ़े, सभी आर्टिकल अच्छे से ध्यान रखें, ताकि अभी कभी प्रशासनिक विभाग से आप फंसते हैं किसी गलत मुद्दे में तो आप अपना पक्ष बहुत ही अच्छे से और मजबूती से रख सके। यह प्राथमिक अधिकार था, यह प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। तो देखिए, कानूनी अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि जायदाद का हक। पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन अब कानूनी बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? कानूनी या फिर विधिक। विधिक भी आजकल, इसको विधिक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, विधिक अधिकार भी बोला जाता है। और अब इसको कहां रख दिया गया है? 300, आर्टिकल 300 के काम में इसको अब स्थान दिया गया है। देखते हैं डिटेल। मूल संविधान में 7, मतलब जो हमारा मूल संविधान इसमें 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वां 1978 में, ये देखिए 1978 में मूल अधिकार की सूची से हटाकर 300 के ए में या क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। लेकिन अभी बोला जा रहा है फिर से जो है हमारे मौलिक अधिकार 7 हो गए हैं। सॉरी, देखिए 7 कैसे हो गए हैं? अभी एक निजता का जो है अधिकार चल रहा है, राइट टू
प्रिवेसी, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी जो है ये चल रहा है, ये भी ऐसा चल रहा है कि संविधान में या तो लागू हो चुका है हमारा मौलिक अधिकार, ये आई थिंक बन ही चुका है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे साथ ही हो गए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक, ठीक है, निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं। यानी कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो था संविधान के उन सभी प्रावधानों को उसने निरस्त कर दिया जो कि मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्रभुत्व को मंजूरी करते थे। गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, केशवानंद भारती, या फिर मिनवरा जो थे आपके मिनर्वा, ठीक, मिनर, ये देखिए यहां पे रा आएगा क्योंकि ये रेफ लगी है। मिल्स केस, तो अगर इस केस की हम बात करें तो यही केस है इसका आंसर। इस केस के बारे में देखते हैं। 1980 के बाद में देखिए 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक या मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान के आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। और इनके बाद क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन की धारा 4 में असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया गया इसको, और यह धारा नीति निर्देशक जो तत्व थे उसको मूल अधिकार के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। और मिनर्वा मिल्स बाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 31 के ग की अतः स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मेनली जो हमारे मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व है, तो उनको नीति निर्देशक तत्वों को पहले इंपॉर्टेंस ज्यादा थी तो उसको हटा दिया गया, ये यहां पे बोला जा रहा है। तो आंसर है इसका चौथा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो वह कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको हम रिट या आर्टिकल 32 से स्टार्ट होता है उससे हम जानते हैं। तो देखिए आर्टिकल 32 से 35 तक का जो है इसको हृदय या आत्मा बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, अगर कुछ भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाके याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ये यहां पर देखिए अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, 32 जो है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे याचिका लगाने। और अनुच्छेद अगर 226 की हम बात करें तो उसके तहत आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाकर याचिका प्रस्तुत कर सकते हो अगर आपका कोई किसी भी मौलिक या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभी पढ़ा हमने, संपत्ति का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है, 300 के काम में इसको रखा गया है, यह एक विधिक अधिकार है। चलिए, तो यहां पर जो है हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। तो ये पार्ट 2 था ऑब्जेक्टिव, जिसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना से रिलेटेड, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे इंक्लूड किए हैं जिनके आने वाले एग्जामों में आने की संभावना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है अब www.scholarallied.co.in, इसको भी यहां पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अब अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।